उधर इजराइल लेबनान फ्रंट में उलझा हुआ है और इधर पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस एक के बाद एक गाजा में और वेस्ट बैंक में ऐसी मार कर रहा है कि विश्वास नहीं होगा आपको। अमरीश मिश्रा स्पीक्स के आज देखिए दूसरा वीडियो है ये। एक वीडियो 8:30 बजे मैंने जारी किया जो कि एक्सक्लूसिवली हिजबुल्लाह पे केंद्रित है। ये वाला वीडियो एक्सक्लूसिवली हमास और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस पे केंद्रित है। इस तरह से ये नया एक्सपेरिमेंट है। पिछले वीडियो को भी आप पूरा देखिएगा, इस वीडियो को भी आप पूरा देखिएगा। किसी भी हालत में ये मत करिएगा कि इसमें कुछ हिस्सा छोड़ दीजिएगा, इसको पूरा देखिएगा। बड़ी जंग हो रही है इस समय, परसेप्शन की लड़ाई है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स भी उसी जंग का हिस्सा है। अब देखिए क्या हुआ कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने दो जगह बड़ी जबरदस्त मार की। एक तो राफा में, राफा के अल तनून नेबरहुड में 18 फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स पूरे एक आईडीएफ, उन्होंने एक पिकेट को स्टॉर्म कर दिया। अब आईडीएफ जो है गाजा में बिखर गया है, मतलब क्योंकि फोर्सेस काफी नॉर्थ चली गई हैं, तो वहां पर उनके जो पिकेट्स हैं वो जो एक उनका पैटर्न होता था कि नेत्जरीम एक्सिस से लेके और राफा तक उन्होंने जो अपने रास्ते बनाए थे या जिस तरीके से वो पेनिट्रेट करते थे या पहले जितनी संख्या झोंकते थे या जितने अपने टैंक्स और पर्सनल कैरियर्स झोंकते थे वो बहुत कम हो गया है। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली क्योंकि वो एक डिफेंसिव पोजीशन में आ गए। आप सोचिए, आप इजराइल, मतलब ये बात कोई समझदार आदमी भी देख सकता है लेकिन कोई इस पे नहीं बोल रहा है कि इजराइल क्यों उधर एग्रेशन दिखा रहा है। तो भाई उसका मतलब यह है, इजराइल ने यह लॉजिक दिया कि गाजा में तो हम जीत गए, अब हम लेबनान फतेह करेंगे। तुम गाजा में हार रहे हो गधे। तुम गाजा में तुम्हारी जो स्थिति है वो क्या है, तुम ऑफेंसिव पोजीशन से डिफेंसिव आ गए हो और हमास ने, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने ऑफेंसिव ले लिया है। अब इस पूरी सिचुएशन को आप कैसे समझेंगे, तो इस तरह से समझिए कि अल तनून जो नेबरहुड है वहां पर, जो राफा का, वहां पर कैसे पूरा स्टॉर्म किया। और ऐसे कभी देखिए, गाजा की लड़ाई टनल वॉरफेयर रही है, आमने सामने की लड़ाई नहीं रही है, और उसमें गुरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल, उसके बाद टनल्स का इस्तेमाल, एक जगह से दूसरी जगह एक छल का इस्तेमाल, वो पूरा खुल के फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने भी किया और इजराइल ने तो अपनी ब्रूटैलिटी, अपने टेक्नोलॉजी की बेसिस पे जीतना चाहा। लेकिन अभी जो पूरी स्थिति है वो आमने सामने की लड़ाई। अब सीधे अगर आप 15 फाइटर्स, फिलिस्तीनी फाइटर्स सीधे एक पोजीशन स्टॉर्म कर रहे हैं आईडीएफ की, तो फिर क्या स्थिति होगी आप बताइए, क्या स्थिति होगी उसमें। वहां पर आईडीएफ के सोल्जर्स भाग खड़े हो रहे हैं और भाग वो रहे हैं पहले से भी, जैसे वेस्ट बैंक में भी वो भागे थे। लेकिन इस बार के भागने का एक अलग मतलब है, एक अलग पॉलिटिकल मतलब है और उसके साथ साथ एक अलग जो उनके तेवर है। अच्छा, जो सोल्जर्स की क्वालिटी है बहुत गिर गई है। सोल्जर्स जो मतलब जो एस्टैब्लिश बटालियंस के हैं वो यहां पर अब नहीं स्टेशन है, रिजर्व ज्यादा है। इसीलिए इजराइल देखिए क्या कर रहा है कि वो एयर स्ट्राइक्स और उसने बढ़ा दी है गाजा में। आज अल जैतून स्कूल पे उसने एयर स्ट्राइक की, करीब 21 फिलिस्तीनी सिविलियंस मारे गए बहुत ही बारबैरिक तरीके से। लेकिन उसके बाद एक पूरे एमुनेशन डंप जो होता है, जो एक सेना का एक एमुनेशन डंप होता है, हथियार होते हैं, माइंस उसमें होती हैं, जनरेटर्स उसमें होते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने पूरा का पूरा एक एमुनेशन डंप कैप्चर कर लिया। और वो जो उसका जो एक वीडियो जारी किया है उसमें आप देखिए तो इतने बड़े बड़े जनरेटर्स, माइंस, उसके बाद गन्स, एमुनेशन मतलब जो गोलियां, और उसके और फिर जो हिब्रू में इजरायली जो टैक्टिक्स है जो लेबनान में उसको अपनानी है, उसके कुछ मैप्स, उसके मैप्स तक सीज कर दिए। और पूरा अब ये बताइए कि इतने बड़े लेवल पे जो रेड की है हमास ने, ये क्या उसने ऐसे ही कर दी? ये तो एक बहुत बड़ी हार है ना इजराइल की। अच्छा, वो जो मैप्स हमास के हाथ लगे हैं, वो तुरंत वो वहां पर उनको वो लेबनान और हिजबुल्लाह के पास भेज रहा है। और इससे एक बहुत बड़ी, एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि बार बार इजरायली जो फोर्सेस हैं, जो भी जूनियर कमांडर्स वहां पर गाजा में रह गए हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि हम लोगों को क्या आपने अकेले यहां लड़ने के लिए इस तरह से छोड़ दिया है। अब देखिए, आप जो एक एक करके अगर हम पूरी सिचुएशन पे आए तो देखिए, आज
वेस्ट बैंक से शुरू करते हैं। हमने गाजा का थोड़ा सा आपको बताया, आगे और बताएंगे। जो एडा कैंप है नॉर्थ ऑफ बेथलेहम, बेथलेहम माने जेरूशलम के पास, जो एडा कैंप है उसमें रेशियल टूम्ब है, एक बहुत हिस्टोरिक एक लैंडमार्क। उस टूम्ब के अंदर एक फिलिस्तीनी जो लड़के हैं वहां से गुजर रहे थे सिविलियन, उनको इजरायलीज ने गोली मारी और उसमें से 2 लोग घायल हो गए। उसके बाद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की जो यूनिट जेरूशलम में थी वो बेथलेहम पहुंच गई और रेशियल टूम्ब के पास उन्होंने मतलब जो मारा है, जिस तरीके से मारा है, और उसके बाद उन्होंने हैंड ग्रेनेड्स फेंके। हैंड ग्रेनेड्स जो हैं इस स्टिक बॉम्ब्स, मतलब हाथ से बने हुए, जो वैसे तो बॉम्ब वाले जो हथगोले होते हैं वो भी हाथ से बनते हैं, लेकिन हथगोले तो अब हमास के पास रेगुलर आ गए हैं। जो स्टिक बॉम्ब्स हैं जिनमें आप स्टिक्स लगा के, डायनामाइट लगा के और उसको बांध के आप फेंकते हैं, वो उन्होंने फेंके और उसकी वजह से इजरायली कम से कम 5 इजरायली सोल्जर्स बुरी तरह से घायल हो गए और एम्बुलेंसेस भी जो हैं वो उन तक नहीं पहुंचने दी। जैसे इजराइल जब फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के लड़ाके जब इस तरीके से घायल होते हैं तो एम्बुलेंसेस नहीं पहुंचने देती है, उस तरह से इस बार फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने एम्बुलेंसेस नहीं पहुंचने दी और उनको रोक दिया। उसके बाद देखिए जो दूसरा बड़ा हमला हुआ वो तुलकरेम में देखिए कम से कम 3 जगह से फिर से जो नए वहां पर रिजर्विस्ट हैं, जो आईडीएफ सोल्जर्स हैं, उन्होंने कोशिश की कि हम हमला करें, लेकिन उस पूरे हमले में जो वो एक्सेस होता है ना, जो जैसे जो एक अटैक का एक्सेस होता है, तो उस एक्सेस को ही भूल गए, एक गलत एक्सेस की तरफ बढ़ गए जहां पर पहले से ही फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स थे। और अब आप मजेदार बात देखिए कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स को नहीं पता था कि इस तरीके से होने वाला है, लेकिन वो गलत एक्सेस पे पहुंच गए और जब उनका आमना सामना हुआ तो उन्होंने हथियार डाल दिए। और हथियार डालने के बाद अब फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के सामने दिक्कत क्या है वेस्ट बैंक में, कि वहां पर कोई भाई उस तरह से टनल्स है नहीं, कुछ बननी शुरू हुई है अभी लेकिन वैसे है नहीं, तो उनको वो प्रिजनर्स रखे तो कहां रखे, और उनको सीधे प्रिजनर्स को वो गोली भी नहीं मार सकते क्योंकि इससे एक मैसेज जाएगा कि भाई, हालांकि मारना मतलब आप कह सकते हैं कि युद्ध में इस तरीके से कई बार होता है, और जब युद्ध की इंटेंसिटी जैसे और बढ़ी है और सिविलियंस को जिस तरह से मारा जा रहा है, उसमें इजरायली सोल्जर्स को उनको शायद मार देना चाहिए था। लेकिन हमास की आप प्रिंसिपल एक उसकी भी तारीफ करनी होगी, उन्होंने पैर में गोली मारी, और जब पैर में गोली मारी और उसके बाद उनको एक जीप से बांध के उनको उनमें से एक आदमी को छोड़ दिया, उससे कहा कि तुम जीप लेके जाओ, ऐसे घसीटते हुए जाओ, तो पूरा मतलब इजरायली सोल्जर्स, ऐसा नजारा तो इजरायली सोल्जर्स करते थे पैलेस्टीनियंस के साथ, रेजिस्टेंस फाइटर्स के साथ। अभी कल मैं बता रहा था कि कबातिया में जो लड़ाई हुई जेनिन में, उसमें किस तरीके से बुलडोजर के आगे उनको रख के परेड किया फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स को, ये सारी चीजें। लेकिन अभी जो पूरी स्थिति है, आज जो पूरी स्थिति है वो उल्टी हो गई। आज फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने इस तरीके से पूरा परेड करवाई, इजरायली जो सोल्जर्स हैं उनकी एक पूरी परेड हुई। अच्छा, उसके बाद देखिए जो एक नया कोई डेवलपमेंट हुआ है कि जो कुछ महिला एक्टिविस्ट हैं फिलिस्तीनी, देखिए फिलिस्तीनी सोसाइटी में महिलाओं का बहुत खास रोल है और वो बड़ी इंडिपेंडेंट माइंडसेट की होती हैं। उनके यहाँ एक तरीके से जो कोई भी ऐसे जोर जबरदस्ती करके कोई अरेंज मैरिज करा दे, नहीं, वो एक मजबूत अपना जो उनको जो जिस तरह का वो साथी चुनना चाहती हैं उनको पूरी आज़ादी रहती। अब इसमें जो है रेजिस्टेंस में भी महिलाओं की एक बड़ी भूमिका इंटेलिजेंस गैदरिंग में रही है। हालांकि फाइटिंग में ऑब्वियसली जो इजराइल जिस तरीके से यूज करता है महिलाओं को, वैसे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस नहीं यूज करता। लेकिन जो कुछ महिला कैदी हैं जिन्होंने आज एक प्रिजन में एक विद्रोह टाइप किया। अब आप सोचिए, फादिया अल बुरोगोती, बारा उदय, समोद इम्तियार, ये 3 महिलाएं हैं जो वेस्ट बैंक की हैं, और इन्होंने, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, फादिया, शॉर्ट में फादिया, बारा एंड सुमोद, ये 3 महिलाएं जो वेस्ट बैंक में हैं, इन्होंने वहां पर एक इंटरव्यू, एक कोई जर्नलिस्ट वहां पहुंचा, इजरायली था या शायद उनसे एसोसिएटेड था, तो उसको परमिशन मिल गई तो वो पहुंच गया। वो इंटरव्यू दे रही थी। इंटरव्यू देने के समय कुछ आईडी ऑफ गार्ड्स आए, जब उन्होंने देखा कि इंटरव्यू दूसरी दिशा में जा रहा है
तो या जो वो चाहते हैं नहीं, या वो जो इंटरव्यूअर था, जर्नलिस्ट था, वो मतलब प्रो पैलेस्टीनियन निकला, इजरायली समझ रहे थे कि ये प्रो इजरायली रहेगा। तो उसके बाद आईडीएफ सोल्जर्स घुसे, उन्होंने इन तीनों महिलाओं को अलग करने की कोशिश की और कुछ उनके साथ हाथापाई की, और वो सब मेल आईडीएफ सोल्जर्स थे, मतलब जो प्रिजन गार्ड्स। तो वहां पर तीनों महिलाओं ने वहीं पर मारना शुरू कर दिया, और ऐसा मारा है कि आप सोचिए कि वहां कम से कम 11 गार्ड्स थे, और भी फिलिस्तीनी महिलाएं आ गईं, और उसमें कुछ जो इराकी प्रिजनर्स जो इजरायली महिला प्रिजनर्स थे वो भी आ गए, जो बहुत सारे ऐसे कुछ मतलब जैसे कुछ ना कुछ क्राइम में या उसमें जो बंद हैं वो भी आ गई, इजरायली प्रिजनर्स। उन्होंने मिलके, अब आप सोचिए ये जो पूरी बात है किस तरीके से जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस में मतलब स्पिरिट आप देखिए कि जो इजरायली महिला जो फिलिस्तीनी महिलाएं हैं उन लोगों ने इजरायली प्रिजन गार्ड्स को पीछे कर दिया। उसके बाद देखिए जो जनिन के वादी एजलदीन में जो लड़ाई हुई वो भी बड़ी ही मतलब मार्के की लड़ाई है। उसमें जो रेड स्टार ऑफ डेविड है, जैसे जो रेड क्रेसेंट है वो फिलिस्तीनियों और उनकी एक तरह से एम्बुलेंस सर्विस है, रेड क्रॉस भी आप जानते होंगे, नाम सुना होगा आपने, वैसे रेड क्रेसेंट है। ये एक रेड स्टार ऑफ डेविड है जो इजरायलियों को, मतलब जहां इजरायली या जूज जो हर्ट होते हैं तो उनको वो करती है। तो जो रेड स्टार ऑफ डेविड है ये वहां पर उसको आना पड़ा। ये देखिए पहली बार वेस्ट बैंक में ऐसा हुआ है, जबकि वेस्ट बैंक में पहले कई इजरायली सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन इस तरीके से पहली बार हुआ है। अब इसमें देखिए कि जो कम्बैट एक्सेस थे वादी एजलदीन के, और वादी एजलदीन का क्या है कि उसका भी बड़ा पुराना इतिहास है, और यहां पर जो 1948 के बाद भी कई लड़ाइयां हुई थी, बल्कि जो 1967 की जो 6 डे अरब इजरायली वॉर हुई थी जिसमें इजराइल जीत गया था और बड़ी बुरी तरह से जो अरब नेशंस हारे थे, उसमें भी जो वादी एजलदीन में एक पैलेस्टीनियंस की अपराइजिंग हुई थी जिसमें इजरायली फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा था 1967 में। वही जैसे जॉर्डन में जो बैटल ऑफ करामा हुई थी 1968 में, जिसके मेहर अल जजी शहीद हैं जॉर्डन के, उनके पूर्वज ने कमांड किया था। तो ये जो एजलदीन जो वादी एजलदीन है यहाँ पर भी पैलेस्टीनियन उसमें एक अपराइजिंग हुई थी 67 में जिसमें इजरायलियों को पीछे हटना पड़ा था। तो इसका बड़ा सिंबॉलिक एक इंपॉर्टेंस है। यहां पर इजरायलियों ने कम से कम 4 जगह से हमला किया, और वही बात है रिजर्विस्ट थे, सब संख्या ज्यादा थी, करीब 200 इजरायली सोल्जर्स थे, और उन्होंने चारों तरफ से हमला किया ये बताने के लिए कि अभी भी दैट वी आर इन कंट्रोल, कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फाइटर्स वो कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में हम हैं। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि इतनी बुरी तरीके से उनको मार पड़ी, और 200 लोग थे, और इधर पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के 17 से 18 फाइटर्स थे, और 17 से 18 फाइटर्स ने, उनके पास एमिनेशन था, लेकिन तो वो लगातार वो मशीन गन चलाते रहे, रीडिप्लॉय करते रहे, एक हाथ से दूसरे हाथ देते रहे, दूसरे से तीसरे देते रहे, वेपन्स एक्सचेंज करते रहे, क्योंकि जो उनके पास वेपनरी थी वो अलग अलग तरह की थी। मशीन गन्स भी 3 तरह की थी, जो राइफल्स थी, पिस्टल्स थी, वो भी अलग अलग तरीके की थी। इस समय देखिए एमिनेशन के मामले में, हथियारों के मामले में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की काफी अच्छी स्थिति है, और वो दिखाई पड़ा ग्राउंड पे जब उन्होंने बदल बदल के अलग अलग उससे जब मारना शुरू किया। तो जो रिजर्विस्ट है उनको समझ में नहीं आए, तो उनकी ट्रेनिंग ज्यादा नहीं हुई है, ये सब हाल ही के रंगरूट है, और वहां से उनको भागना पड़ा, और ये बड़ी घटना हो गई। वहां जो कई एम्बुलेंसेज रेड स्टार की वहां पर देखी गई जाते हुए। हेलीकॉप्टर्स तो इसराइल के पास अब कम पड़ रहे हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स वो गाजा में से वुंडेड को इवैक्यूएट करे। उधर नॉर्दर्न फ्रंट पे भयंकर लड़ाई हो रही है, 113 इजरायली मैंने बताया मारे गए पिछले 3-4 दिनों में। तो वहां पर एम्बुलेंसेज जो है, जो हेलीकॉप्टर एम्बुलेंसेज हैं, जो हेलीकॉप्टर वो वहां पर केंद्रित हैं। तो अब उस तरह से वेस्ट बैंक से भी जो हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशन होता था वो नहीं हो पा रहा है। तो ये जो देखिए जो खास स्थितियां हैं, इन खास स्थितियों में बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो कि बड़ी चौंका देने वाली है। दूसरी बात देखिए, जो जेनिन की ही एक और बात है, 3 घंटा बदायर नेबरहुड जो एक और जेनिन का है, और मैंने बताया था कबातिया कि वो लेफ्ट में है। बदायर में 3 घंटा लड़ाई चली, और ये वो वहां जो वादी एजलदीन में लड़ाई चल रही थी उसके पैरेलल।
3 घंटा लगातार लड़ाई चली है और वहां पर भी इजरायली फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा है। ये देखिए छोटी छोटी जो सूक्ष्म बातें हैं, इस पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो सारी जो खबरों का माया जाल है उससे हमको निकलना है, और जो सही खबरें हैं, जो वाकई रेजिस्टेंस की खबरें हैं, उन पे हमको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए एक और बड़ी घटना हुई कि ये देखिए, ये जो एक अल औदा जो राउंड अबाउट है गाजा में, तो गाजा में क्या हुआ कि अल औदा ये जो राउंड अबाउट है, यहां पर एक नामेर इजरायली जीप को उड़ा दिया फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने, पूरी तरह से उड़ा दिया। मतलब वो ऐसा था कि जैसे मैंने आपको बताया था कल या परसों की जो घटना थी, जिसमें उन्होंने 3 जो नामेर कैरियर्स हैं, 3 कैरियर्स को एक जगह फंसा के मारा था। उसी तरीके से जो अल औदा राउंड अबाउट है, यहां पर भी अब नामेर जो सबसे सोफिस्टिकेटेड व्हीकल्स हैं, ये टैंक्स नहीं है, ये पूरे एक तरह से पर्सनल कैरियर्स हैं जो सोल्जर्स कैरी करती है। तो इनको जो मार पड़ रही है, और जो मैंने पहले बताया कि जो बड़े स्तर पे जो इजरायली हथियारों को जब्त फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने कर दिया है, तो ये जो सारी बातें हैं, इनसे देखिए इजरायली मतलब आईडीएफ का मोरल बहुत डाउन है। और मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आईडीएफ जो है वहां उसमें अंदर से कुछ बड़ा होने जा रहा है, खासतौर पे गाजा में, क्योंकि उधर लेबनान फ्रंट पे लड़ाई जिस तरह से चल रही है, वो वहां पर जो यहां पर रिजर्विस्ट झोंके जा रहे हैं, ये बहुत बुरी तरह से मार खा रहे हैं। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं बार बार रिपीट भी इसको करूंगा, क्योंकि ये देखिए महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, आज तो ये भी हुआ कि राफा के 2 घरों में जो बहुत दिनों से आईडीएफ के सोल्जर्स वहां पर जमे हुए थे, और वहां पर पूरा गाली देते हुए, लिटरली गाली देते हुए फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने वही जो स्टिक बॉम्ब्स, जो स्टिक ग्रेनेड्स जो वहां पर जो वेस्ट बैंक में छोड़े, वो यहां पर छोड़े। और स्टिक ग्रेनेड्स को छोड़ने के लिए पास आना पड़ता है, तो इतने पास फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के जब फाइटर्स आए तो इजरायली डर गए, और उनको लगा कि ये तो अंदर घुस के हमको मार सकते हैं कभी भी। अब वो कम से कम 1-1.5 महीने से वहां इजरायली सोल्जर्स, तो उनके पास अच्छे हथियार थे, सब कुछ उनके पास था, उनके पास आरपीजी पूरे लॉन्चर्स थे, पूरा वो तैयारी के साथ थे। लेकिन छोटे से मतलब हथगोले भी नहीं कहेंगे, हथगोले तो और डेंजरस होते हैं, ये तो जो डायनामाइट स्टिक्स हैं, इन डायनामाइट स्टिक्स से तुम मतलब डर गए और उसको तुम्हें छोड़ के भागना पड़ा। तो ये जो पूरी स्थिति है, देखिए ये नेतन्याहू, मैं जो बार बार कह रहा हूं, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा आज के, कि नेतन्याहू को ये समझ में बात आ रही है कि गाजा से में अब संभव नहीं है कुछ, और अपनी एलीट फोर्सेस को भेजेंगे, वो भी मारी जाएंगी, इससे अच्छा रिजर्व्स को मरने दो। और जो अफ्रीका से जो उसने करार किया है कि अफ्रीकन कुछ लड़ने आए उनको असाइलम देंगे, इस तरीके से। लेकिन ये इस पॉलिसी का रिजल्ट क्या हो रहा है? इस पॉलिसी का रिजल्ट ये हो रहा है कि 7 अक्टूबर जैसे जैसे करीब आ रहा है, एक संभावना बन रही है कि उधर से हिजबुल्लाह नॉर्थ से हमला करेगा, और इधर से सीधे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस हमास वेस्ट बैंक और गाजा में, जैसे 7 अक्टूबर 2023 में किया था, वैसे 7 अक्टूबर 2024 को। और जो बेरूत में जो उन्होंने बॉम्बिंग की है, जिसमें इब्राहिम कानी जो हिजबुल्लाह के कमांडर को मारा, उसमें यही इजराइल ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि ये 7 अक्टूबर 2024 को बड़ा कांड हिजबुल्लाह करने वाला था। लेकिन कांड तो होके रहेगा, तुम कैसे रोक लोगे कांड? क्योंकि कांड 2 तरफ से हो जाएगा, उधर से नॉर्थ से होगा, इधर से हमास और जो ये गाजा और वेस्ट बैंक में मजबूत हो गई ये फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस और ज्यादा, वो मारेगी। उसके बाद यमन है, इराक है, जॉर्डन है, जॉर्डन के अंदर जो रेजिस्टेंस फोर्सेस है वो है। तुम कहां जाओगे, कब तक बचोगे? ये देखिए बहुत बड़ा सवाल है। मैं इसी नोट पे ये आज का प्रसारण समाप्त करता हूं। कल फिर मैं 2 वीडियो आपके बीच डालूंगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।